नमस्कार दोस्तों, 22 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज देखिए 4 आर्टिकल्स छपे हैं, लेकिन इसमें पहला वाला आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रम्पिंग मेजोरिटेरियनिज्म इन हिंदी हार्टलैंड। यही बताया जा रहा है कि भाई जो बीजेपी की जो ग्रोथ प्रोसेस थी, जो बीजेपी पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसको केरला में, वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। बट इसको हिंदी हार्टलैंड में रोकना बहुत मुश्किल है। हिंदी हार्टलैंड मतलब हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो कुछ राज्य हैं यहाँ पे बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पे इनको हरा पाना मुश्किल है। और इन्हीं के दम पे जीत के, इन्हीं को जीत के बीजेपी ने लोकसभा में लगातार 2 टर्म्स तक सरकार बनाई है। तो यहाँ पे यही कास्ट पॉलिटिक्स की बात कर रही है और बीजेपी पार्टी आगे कैसे बढ़ सकती है, आगे आने वाले समय भी वो जीतेगी, तो इस सब तरह की बातें करी गई हैं। तो कहते हैं ना कि जो डिबेट टाइप की होती है कुछ लोगों के बीच में कि बीजेपी अच्छी, तृणमूल अच्छी, तो उस तरीके की जगहों पे आपको ये पॉइंट्स काम आएंगे। लेकिन मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए, कोई बहुत दिमाग वाली चीज़ लिखी नहीं है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ कुछ भी काम का नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स जब IAS बन जाना तब करना। अभी काम की चीज़ों में चलते हैं। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। द एड्स फाइट ऑफर्स अ कोविड वैक्सीन पेटेंट पाथवे। इंडिया, साउथ अफ्रीका और दुनिया भर की बहुत सी डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज और अब USA भी चाहते हैं कि ट्रिप्स वेवर मिल जाए कोविड-19 की वैक्सीन को। अब कोविड की वैक्सीन को ट्रिप्स वेवर मिलने का जो सफ़र है काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। इसके रिस्पेक्ट में एड्स की जो वैक्सीन थी, HIV एड्स की जो वैक्सीन थी, उसको वेवर कैसे मिला है, उसकी यहाँ पे जर्नी बताई गई। कैसे HIV की वैक्सीन को बहुत सारी कंपनीज ने वेवर दिया और क्या उस प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन का वेवर ले सकते हैं। और यहाँ पे लाइसेंस, वेवर के जो लाइसेंस है 2 प्रकार से इशू होते हैं। एक होते हैं वॉलंटरी लाइसेंस, एक होते हैं कंपल्सरी लाइसेंस। बेटर ये रहेगा कि अगर वॉलंटरी लाइसेंस मिले। वॉलंटरी लाइसेंस में एक पेटेंट जो ओनर होता है वो खुद से मन से लाइसेंस किसी और को देता है और अपनी रॉयल्टी नेगोशिएट कर लेता है। लगभग 3% ऑफ द सेल्स होती है रॉयल्टी उसकी। मतलब कि अगर जेनरिक वैक्सीन ही बनी और एक वैक्सीन 100 रुपए की है, तो उस 100 रुपए की जब वैक्सीन बिकेगी तो जिसने पेटेंट दिया उसको 3 रुपया मिलेगा पर वैक्सीन। ठीक है। तो और अगर आप बात करो कंपल्सरी लाइसेंस की, तो कंपल्सरी लाइसेंस में एक पर्टिकुलर देश की सरकार अपनी देश की किसी कंपनी को बोल सकती है कि भाई तुम ठीक है इसकी दवाई बनाओ। अभी दवाई बनाने की टेक्नोलॉजी तो पेटेंट ओनर के पास है। तो 2 तरीके हैं, या तो टेक्नोलॉजी पेटेंट ओनर से लो तो कोर्ट में केस पहुंच जाते हैं। दूसरा ये कि आप रिवर्स इंजीनियर करो, तो जो फाइनल दवाई है उसको तोड़ ताड़ के देखो कि उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और उसके हिसाब से दवाई बनाओ। तो इस रिस्पेक्ट में जो भी पॉइंट्स बताए गए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल, एक्सटेंडिंग सेफ्टी। अभी इस एक्सटेंडिंग सेफ्टी में बात की गई है उस पॉइंट पे कि भाई ये जो हमारी सरकार ने नियम कानून बनाया है कि भाई फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में बड़ा गैप दिया है, तो इस नियम कानून की क्या यूटिलिटी है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। ठीक है। क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है कि आप पहली डोज के बाद जो दूसरी डोज दे रहे हो वो अगर 12 से 16 हफ्ते के बाद देते हो तो क्या दूसरी डोज की एफिशिएंसी या ओवरऑल वैक्सीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या फिर आप केवल ये स्टेप इसलिए ले रहे हो क्योंकि ज़्यादा डोज का गैप होगा तो दूसरी डोज जिसको मिल रही है उसको थोड़ी दिन बाद मिलेगी, तो पहली डोज देने में की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि सरकार को समय मिल जाएगा और वैक्सीन बनाने का। तो इस आर्टिकल में जो चीज़ें लिखी उसको देखेंगे। और फाइनल आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे फिटफुल अप्रोच, इंडिया मस्ट हैव डाटा प्रोटेक्शन लॉस इन प्लेस बिफोर एक्टिंग अगेंस्ट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को हमारी जो सरकार है उसने नोटिस इशू किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। और व्हाट्सएप से हमारी मीटी मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि जो आपकी अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है ना, आप इसको विड्रॉ कर लो। अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? ये वही पॉलिसी है जिसके चलते लोग व्हाट्सएप से बहुत नाराज़ हो गए थे और सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप डाउनलोड करने लगे थे। आज से फरवरी 2021 की न्यूज़ अगर आपको याद हो तो व्हाट्सएप ने ये बोला था कि व्हाट्सएप जो यूज़र डाटा है उस यूज़र डाटा को फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा और फेसबुक में फिर उस यूज़र डाटा को इस्तेमाल करके एड सर्च की, एड्स मतलब प्लेस किए जाएंगे और फिर उन एड से कमाते हैं फेसबुक वाले। अभी व्हाट्सएप देखिए फ्री है, व्हाट्सएप को पेड नहीं कर सकते और व्हाट्सएप में सर्वर वगैरह तो लगते ही है, खर्चा तो होता ही है फेसबुक का। तो भाई व्हाट्सएप के डाटा का इस्तेमाल करके फेसबुक को प्रोवाइड करना ताकि फेसबुक उससे ऐड चला सके। तो ये है अप्रोच भाई आपकी। ये प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस थे। पहले बोला गया फरवरी में किए जाएंगे, फिर बोला गया मई में किए जाएंगे, अभी के लिए किए नहीं गए, अब सरकार इंटरवीन कर रही है। तो क्या सरकार का यहाँ पे इंटरवीन करना सही है? तो सही है या नहीं है इसको हम लोग देखेंगे। तो 3 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो।
आपको मेरे चैनल के हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, आप देख लीजिए जाके। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स चल रही, सतीश चंद्रा की वीडियो लिस्टी चली, कल ही सतीश चंद्रा की वीडियो लिस्टी की 2 बड़ी बड़ी वीडियोज़ आपको मिली हैं। चैप्टर नंबर 4 सतीश चंद्रा का खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द किताब खत्म है, बाकी भी मैं जल्दी खत्म करता हूँ। तो अगर आपको ये सब चीज़ों से मदद मिल रही है, आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। एनसीईआरटी की वीडियोस भी पढ़ी हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोस भी हैं, तो आप रेफर कर सकते हो, देख सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। तो एड्स फाइट ऑफर्स अ कोविड वैक्सीन पेटेंट पाथवे। क्या बताया जा रहा है? देयर आर रिकॉग्नाइज्ड वेज टू ओवरकम पेटेंट हर्डल एंश्योरिंग सोशल जस्टिस एंड बूस्टिंग द कोविड बैटल। अच्छा, शुरुआत यहाँ पे कैसे करी गई है? तो भाई ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी चाहिए कोविड-19 से बचने के लिए। और ये जो कोविड-19 के नए स्ट्रेन्स उभर रहे हैं, ये नई स्ट्रेन्स इसीलिए उभर रहे हैं क्योंकि लोगों का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो भाई वैक्सीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तेज करना ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि भाई वैक्सीन अफोर्डेबल और अवेलेबल क्वांटिटीज़ में अवेलेबल हो पूरी दुनिया में, ठीक है। मैसिव क्वांटिटी होनी चाहिए, सबको आराम से आप वैक्सीनेट कर सको। और ये एक ही कंडीशन में हो सकता है जब जो पेटेंट ओनर्स हैं, जो बेसिकली दवाइयाँ बनाते हैं, वो वॉलंटरली अपने प्रोडक्ट को लाइसेंस करें दूसरी कंपनी को। मतलब कि फाइजर जैसी कंपनी ने अपनी वैक्सीन बना रखी है, तो वो वॉलंटरली ग्लेनमार्क को या बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अपने प्रोडक्ट का कह सकते हो लाइसेंस दे दे और बोले कि ठीक है भाई, आप अपनी फैक्ट्री में भी ये पर्टिकुलर वैक्सीन बना सकते हो, ओके। और स्पेसिफिकली ये लाइसेंस इंडियन प्रोड्यूसर्स को देना पड़ेगा, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस है सस्ती वैक्सीन बनाने के लिए। इनफैक्ट अफ्रीका और जो बाकी गरीब देश हैं, वहाँ के मार्केट में ज़्यादातर जो सस्ती दवाइयाँ बिकती है ना, वो भारत में बनी हुई ही होती हैं। तो ये जो कोविड-19 से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भारत की कंपनीज़ को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ताकि दवाइयाँ यहाँ पे बनाई जा सकें, ओके। अब ये कैसे किया जा सकता है? ये कैसे इसलिए किया जा सकता है कि अगर कोविड-19 के वैक्सीन के जो पेटेंट राइट्स हैं, इनको टेम्परेली अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो भी हो सकता है। और इसी ऑफर को आप कह सकते हो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका जो WTO गए हैं, जिसके थ्रू वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को कोड करते हुए ट्रिप्स वेवर मांग रहे हैं कोविड-19 का वैक्सीन का। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली। अगर पूरी दुनिया में इस कोविड-19 के पैंडेमिक से लड़ना है, तो भाई इंडिया की और दुनिया की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, और खासकर इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, नॉट जस्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट भारत बायोटेक, जितनी भी इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके पोटेंशियल को इस्तेमाल करना पड़ेगा एक मैसिव स्केल पे वैक्सीन बनाने के लिए। तभी आप इस पर्टिकुलर कोरोना के पैंडेमिक से लड़ पाओगे, नहीं तो नहीं लड़ पाओगे। लेकिन लॉजिक यहाँ पे ये है कि जो अमीर कंट्रीज हैं, यूरोप, US जैसी, इन्होंने अपने देश के लोगों के लिए तो वैक्सीन बना ही ली है, बाकी देश में भी वैक्सीन बेच रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अफ्रीका जैसे देशों में, साउथ ईस्ट एशिया जैसे देशों में लोग मर रहे हैं, दे डोंट केयर। उनको ये पता है कि भाई अफ्रीका जैसे देशों में उनकी दवाइयाँ कोई खरीदेगा नहीं, तो वो वहाँ पे एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना कि चॉकलेट बांट दी, थोड़ा बहुत डोनेशन के नाम पे 1-2 लाख डोजेस भेज दी, बट आपको पता है अफ्रीका इतना बड़ा करोड़ों की आबादी का देश, 1-2 लाख डोजेस से क्या होगा? पूरी कोवैक्स फैसिलिटी में गावी अलायंस वाली अब तक केवल 68 मिलियन डोजेस गई हैं, और कोवैक्स फैसिलिटी पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है। तो मतलब कि जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े आपके वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं, ये सिर्फ अपने मार्केट को देख रहे हैं, अपने पैसा कमाने वाले प्रोसेस को देख रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि गरीब देशों में लोग मर रहे हैं। और अच्छा हाँ, एक और बात है, गरीब देशों में जहाँ पे लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, वहाँ पे म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी और बहुत उभेंगे, क्योंकि जब आप वैक्सीनेट हो जाओगे, आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। जब आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं और कोविड-19 आ गया, तो एक नए प्रकार का म्यूटेंट आपके अंदर से निकल सकता है। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग्स है, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब इसको कंपेयर किया जा रहा है HIV की फाइट के साथ। HIV और एड्स से रिलेटेड जो दवाइयाँ बनी है ना, उनकी पेटेंट राइट और एक्सेस के लिए बहुत लंबे समय तक यहाँ पे स्ट्रगल चला है, और फाइनली ये देखा गया कि HIV और एड्स की दवाइयों में वॉलंटरी लाइसेंसेस प्रोवाइड किए गए। जो पेटेंट होल्डर है ना, उन्होंने अपने मन से लाइसेंस किसी और कंपनी को प्रोवाइड किया। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो 2 पेटेंट पूल बनाए गए यहाँ पे। एक तो यूनाइटेड नेशंस का मेडिसिन पेटेंट पूल है, दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है। अब आप बोलोगे ये पूल किस बात के हैं? तो यूनाइटेड नेशंस ने अपना मेडिसिन पूल बना रखा है, WHO ने अपना मेडिसिन पूल बना रखा है। इन पूल का मतलब ये है कि भाई दुनिया भर के जो वैक्सीन निर्माता हैं, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी को इन पूल्स में कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो वो इन टेक्नोलॉजीज को अपने पूल्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब दुनिया भर के वैक्सीन निर्माता जो भी टेक्नोलॉजी है अपनी
वैक्सीन बनाने की वो इस पूल में डाल सकते हैं, और फिर WHO और यूनाइटेड नेशंस की देख रेख में इस टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग जगहों पे सस्ते में वैक्सीन बनाई जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि उनको गरीब देशों में बांटा जाए, अमीर देशों में ना बांटा जाए, ताकि जो लोग अपना वैक्सीन का आप कह सकते हो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका मार्केट ना खाने लगे कोई। तो ये जो टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है, यहाँ पे वॉलेंट्री लाइसेंसिंग प्रमोट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखा यह गया है कि कोविड के जितने भी पेटेंट ओनर्स हैं, अब तक कोई भी अपना वॉलेंट्री लाइसेंस दे के गया नहीं है। ठीक है, अगर आप एड्स की बात करिए तो इंडिया में एड्स से रिलेटेड बहुत सी दवाइयां बनती हैं। इंडिया का जो लार्ज फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इसने एड के रिस्पेक्ट में बहुत सी दवाइयां बना रखी हैं और इन दवाइयों को लो इनकम कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया है। एड्स नाम की जो बीमारी थी, जो कि लो इनकम कंट्रीज में तरखाट मचा रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक है इंडिया में बनाई हुई दवाइयों के दम पे। हालांकि टेक्नोलॉजी इंडिया को बाहर की कंट्रीज से मिली है। ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, इसमें ट्रिप्स की एंट्री कब होती है? 1990s में WTO ने एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम स्टैब्लिश किया, जिसका नाम था ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट ने कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को डरा दिया। इनको लगा कि भाई जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, इनके दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जो वॉलंटरी लाइसेंसिंग वाला एग्रीमेंट था, इसने कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा स्मूदन किया, थोड़ा आप कह सकते हो कि सिंक्रोनाइज किया। तो अब आप देखोगे कि जो वो कंपनीज जिनके पास एड्स का पेटेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं वॉलंटरीली तरीके से अपना पेटेंट किसी दूसरी कंपनी को दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। रिस्पॉन्डिंग टू एंटी ट्रिप्स एक्टिविज्म फ्रॉम लो इनकम कंट्रीज एंड रियलाइजिंग दैट दे विल नॉट बी एबल टू मेक प्रॉफिट ऑफ लो इनकम मार्केट्स एनीवे। मतलब कि ये जो बड़े बड़े पेटेंट होल्डर्स है एड्स की दवाइयों के, इनको ये लगा कि भाई एक तो एंटी ये ट्रिप्स एक्टिविज्म हो रहा है, सब लोग ट्रिप्स फेवर मांग रहे हैं। दूसरी बात, ये जो गरीब कंट्रियां अफ्रीका के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, इंडिया पाकिस्तान जैसे देश हैं, यहाँ से वैसे भी हम अपनी दवाइयों से पैसा नहीं कमा पाएंगे। अभी कोविड-19 की एक वैक्सीन अगर 2-2 हज़ार रुपये पर शॉट में मिलेगी इंडिया के अंदर, तो बहुत लिमिटेड लोग उसको खरीदेंगे, सब लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपनी दवाइयाँ महंगी बेचती हैं। तो HIV के रिस्पेक्ट में इन कंपनियों ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भैया लो इनकम मार्केट से हम वैसे भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो एक काम करते हैं कि भाई इन कुछ एड ड्रग्स का हम लोग पेटेंट दे देते हैं। तो ये जो UN एफिलिएटेड मेडिसिन पेटेंट पूल है ना, इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो कि पेटेंट को वॉलंटरली लाइसेंस दे दिए पेटेंट होल्डर्स ने। इसमें देखा जाए तो एक कंपनी है गिलियड नाम की। गिलियड नाम की जो कंपनी है, इसने बहुत से प्रोडक्ट डाले हैं पेटेंट पूल में, और गिलियड ने बोला है कि ठीक है भाई, आप इंडिया जैसी कंट्रीज जब इस दवाई को बनाएंगी और इस दवाई को इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचेंगी सस्ते दामों पे, तो जितने का भी आप बेच रहे हो उसका 3% सेल भाई कहीं ना कहीं आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और ये जो सेल करोगे आप, ये केवल लो इनकम कंट्रीज में कर सकते हो, आप हाई इनकम कंट्रीज में नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के बहुत सारे पेटेंट प्रोवाइड किए गए एड्स मेडिकेशन में। इसके चलते आप देखोगे कि जो HIV एड्स का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट था ना, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक साल में खर्चा आता था 200 से $500 का, वो आ गया है $39 पर पर्सन पर ईयर। यानी अब इन दवाइयों का खर्चा एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए लगभग $40 ही है, और पहले ये 200 से $500 होता था। तो जो लो इनकम कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, उनको तो कहीं ना कहीं जान सी मिल गई ना। और अभी के लिए 13 इंडिया बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन दवाइयों को बना रही हैं। तो कुल मिला के HIV एड्स के रिस्पेक्ट में जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में करने की जरूरत है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब वॉलंटरी लाइसेंसेस के बारे में हमने बात करी। वॉलंटरी लाइसेंसेस में तो जैसा कि मैंने बताया, वॉलंटरी लाइसेंसेस की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कंपलसरी लाइसेंसेस की। क्या होते हैं कंपलसरी लाइसेंसेस? कंपलसरी लाइसेंसेस एक सरकार इशू करती है और वो पेटेंट राइट्स को ओवरराइड कर देते हैं। मतलब जो एक देश के लोकल जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ये परमिशन दे दी जाती है। मतलब पर्टिकुलरली इंडिया की सरकार अब हमारी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये परमिशन दे सकती है कि ठीक है भाई, तुम फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन बनाओ। और ये सब कब किया जा सकता है? पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर कंपलसरी लाइसेंसिंग वाले ये प्रोविजन को कहाँ लिखा गया है? तो सेक्शन 92 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 में लिखा गया है। क्या ये किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है? तो भाई 2003 में ये जो कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला रिजाइम था, इसको दोहा डिक्लेरेशन एडेंडम के थ्रू WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी जोड़ दिया गया। मतलब ऑफिशियली WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट में ऐसे अरेंजमेंट्स हैं कि अगर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आती है, तो ऐसे केसेस में कंपलसरी लाइसेंसेस इशू किए जा सकते हैं।
और यही कंपल्सरी लाइसेंसेस इशू करने का प्रेशर हमारी सरकार के ऊपर पड़ रहा है अलग अलग क्वार्टर से। लेकिन हमारी सरकार बोल रही है कि नहीं भाई, कंपल्सरी लाइसेंसेस ठीक नहीं है, वॉलेंट्री लाइसेंसेस सही है। अभी के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका की सरकार वॉलेंट्री लाइसेंसिंग के लिए लॉबी कर रही है। यूएस का सपोर्ट मिल चुका है ट्रिप्स वेवर के लिए, यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट अब तक तो नहीं आया है। उम्मीद है कि शायद आगे आने वाले समय में आ जाए। अब ये जो डोहा एडेंडम है सेक्शन 5C ट्रिप्स एग्रीमेंट का, इसने क्या बोला है कि भाई एड्स, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस जैसी जो बीमारियां हैं ये हेल्थ इमरजेंसी में क्वालिफाई हो जाएंगी। अभी एड्स, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां अगर आप कह सकते हो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में आती है, तो कोविड-19 तो डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में आती है। तो डोहा एग्जेम्पशंस में कोविड-19 को एक अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ क्राइसिस बना के कंपल्सरी लाइसेंसेस इशू किए जा सकते हैं। और आप देखोगे कि ये जो कंपल्सरी लाइसेंसेस है सारी कंट्री में इशू किए जा सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। इंडिया में इशू करने के लिए जो इंडियन लॉ है वो है इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई आगे आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि बहुत जगहों पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशू होंगे और बहुत सारी सरकारों के ऊपर, केवल इंडिया की सरकार के ऊपर नहीं, प्रेशर पड़ रहा है कि भाई कंपल्सरी लाइसेंसेस इशू करो। लेकिन इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स और इंडिया की सरकार कहीं ना कहीं वॉलेंट्री लाइसेंसेस पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग पे ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं। उसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि मान लीजिए कि आप कंपल्सरी लाइसेंस दे देते हो, तो कंपल्सरी लाइसेंस मिलने के बाद मान लीजिए इंडिया की कोई एक कंपनी फाइजर या मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को ज़बरदस्ती बनाने लगती है, तो होगा ये कि जो फाइजर, मॉडर्ना जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ये कोर्ट में घसीटेंगी हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, क्योंकि इनका पेटेंट ज़बरदस्ती इनसे छीना जा रहा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग के चलते। तो ये ज़बरदस्ती चीज़ों को डिले करने की कोशिश करेंगी, लीगल एंगल से फंसाएंगी, कोर्ट में मैटर्स को खींचेंगी। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अवेलेबल नहीं है। ये वैक्सीन बननी कैसी है ये तो फाइजर, मॉडर्ना जिसने वैक्सीन बनाई है उसको ही पता है। अभी इंडिया की एक कंपनी को आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे भी दो तो कल उठते ही मुंह उठा के वो वैक्सीन तो बना नहीं सकते। उनको बोलेंगे भाई हमें इसका आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, टेक्नोलॉजी है नहीं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, और रिवर्स इंजीनियरिंग में समय लगता है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है कि मान लो आपके पास वैक्सीन की एक शीशी पहुंची, अब आपने उस वैक्सीन की शीशी का लिक्विड निकाला और आपने ये देखना शुरू किया कि वो लिक्विड किन किन एलिमेंट से बना हुआ है, और पहले आपने पूरा खंगाला कि भाई ये लिक्विड किन किन एलिमेंट से बना हुआ है, फिर आपने उस तरीके का लिक्विड बनवाया। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपके पास है, फाइनल प्रोडक्ट के कंस्टिट्यूएंट्स आपने पता किए और फिर आपने वो फाइनल प्रोडक्ट बनवाया। अभी इस चीज़ में समय लगेगा। तो कुल मिला के कंपल्सरी लाइसेंसिंग यहाँ पे फेल हो जाती है कि जब सामने वाली कंपनी विलिंग नहीं है अपना पेटेंट देने को, और आगे की कंपनी जबरदस्ती वो पेटेंट लेके दवाई बना रही है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग और लीगल हर्डल्स, ये दो चीज़ें प्रॉब्लम की तरह सामने आ सकती हैं। इसीलिए इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स भी और इंडिया की सरकार भी ये चाहते हैं कि भाई वॉलेंट्री लाइसेंसेज आ जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि कंपल्सरी लाइसेंसेज आप दे तो देंगे बट उसको एग्जीक्यूट कर पाना, उससे प्रोडक्ट बना पाना मुश्किल होगा। फिर यहाँ पे प्रेजेंट सिनारियो में चीज़ें बहुत ख़राब हैं। कोवैक्स की बात की जा रही है यहाँ पे। कोवैक्स आप कह सकते हो गावी के अंदर एक इनिशिएटिव है जिसमें दुनिया भर में जो लो इनकम कंट्रीज है, गरीब लोग हैं, वहाँ पे वैक्सीन फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा कोवैक्स को दान करेंगे। इंडिया ने भी शुरुआत में कोवैक्स को वैक्सीन दी। अब इंडिया की हालत इतनी ख़राब है कि इंडिया किसी को भी वैक्सीन देने की हालत में नहीं है। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो कोवैक्स प्रोग्राम है, इस कोवैक्स प्रोग्राम में क्या है कि भाई पैसों से भी ये लोग वैक्सीन डोज खरीदते हैं और कभी कभी जो अमीर कंट्रीज हैं वो डोनेट भी कर देती हैं। ये जो कोवैक्स प्रोग्राम वाले लोग हैं ये ज़्यादातर लो इनकम कंट्रीज में फ्री में वैक्सीन बांटते हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर काफ़ी कम दवाइयाँ प्रोवाइड की गई हैं। किसके लिए? कोरोना क्राइसिस के लिए। अगर आप बात करो एड्स क्राइसिस के समय पे, तो एड्स क्राइसिस के समय पे जब तक ये जेनेरिक मॉडल नहीं आया था, जब तक वॉलंटरी लाइसेंसिंग का रिजीम नहीं आया था, तब तक गावी अलायंस को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी एड्स की वैक्सीन को लो इनकम कंट्रीज में पहुंचाने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ओरिजिनल पेटेंटेड दाम पे आप अगर वैक्सीन खरीदोगे तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। तो भाई गावी अलायंस के पास इतना पैसा ही नहीं है, अंडर फंडेड है वो, कि वो एड्स जैसी बीमारी के लिए वैक्सीनेशन दे सके। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या बोला गया कि भाई ये जो आपने जेनेरिक वर्जन बनाने का ठेका दिया इंडिया को कंपनीज को, और इंडिया वालों ने HIV एड्स की जेनेरिक वर्जन वाली दवाई बनाई, और जब वो दवाई पहुंची कोवैक्स प्रोग्राम में या फिर गावी अलायंस में, और फिर वो दुनिया भर में बांटी गई आराम से। उसी प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? कोरोना की। कोरोना के केस में भी अगर आप बात करो
तो अब तक बहुत कम दवाइयां दी गई हैं। कोवैक्स को केवल 68 मिलियन डोजेस मिली है, 6 करोड़ 80 लाख डोजेस। और आपको पता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की आबादी कितनी है? 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, और अब तक आपने टोटल कोवैक्स को जो डोजेस दिए वो 6 करोड़ 80 लाख हैं। तो कोवैक्स अफ्रीका में भी, साउथ अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी, मिडिल ईस्ट में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी, चाइना में भी, जितनी भी गरीब, मतलब गरीब तो नहीं बोलना चाहिए, जितनी भी दुनिया भर की कंट्रीज है, यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं उनको भाई दवाइयाँ देते हैं ये कोवैक्स वाले। तो क्या हो पाएगा 68 मिलियन डोजेस में? कुछ ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो पाएगा। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO डॉक्टर टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस कि भाई ये जो लोएस्ट इनकम कंट्री के लोग हैं इनको 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा वैक्सीनेट होने के लिए, अगर कोवैक्स पे डिपेंडेंट रहे करंट मॉडल में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की कंपनीज को टेक्नोलॉजी दिया जाए और ठेका दिया जाए जेनरिक वर्जन बनाने का। जब ये जेनरिक वर्जन बनाएंगे तब ऑब्वियस सी बात है इस लेवल पे दवाइयाँ बन पाएंगी कि पूरी दुनिया में अवेलेबल करवाई जा सकती हैं। ओके, फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि ये जो WHO ने पेटेंट शेयरिंग पूल बनाया था ना, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, अनफॉर्चुनेटली अब तक इसमें कोई भी पेटेंट होल्डर अपनी टेक्नोलॉजी को लेके नहीं आया है, समझ गए? और ये जो यूएन मेडिसिन पेटेंट पूल बना है इसमें भी वॉलंटरी लाइसेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए लोग खड़े हैं, बट लोग आ ही नहीं रहे देने के लिए। कोई भी अपना पेटेंट वॉलंटरी देना ही नहीं चाहता है, सब महंगे में दवाइयाँ बेचना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे बात यह है कि आगे आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन का इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका ने ट्रिप्स का वेवर मांगा, यूएस ने इसको सपोर्ट किया, ज़रूरी ये है कि आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन भी इसको सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ पे इन अमीर कंट्रीज़ को ये समझना पड़ेगा कि जैसे एड्स पैंडमिक में इनको पता चल गया था कि ये गरीब कंट्रियों से पैसा नहीं कमा पाएंगे, उसी प्रकार से कोविड-19 की क्राइसिस में भी ये लो इनकम कंट्रीज से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि ये पब्लिक रिलेशंस पे ज़्यादा ध्यान दें और अपनी दवाइयों को पेटेंट को वॉलंटरली दें, और हाँ, इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि इनकी दवाई केवल लो इनकम कंट्रीज में बिके। बट ये बोल देना कि नहीं भाई हम पेटेंट ही नहीं देंगे, हम दवाई अपने पास ही रखेंगे, महंगी ही बेचेंगे, ये बहुत इनह्यूमन हो जाएगा ऑन पार्ट ऑफ दिस EU एंड पेटेंट होल्डर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। प्लस एक और खास बात यहाँ पे बताई गई है कि सरकारों ने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, इन कंपनियों को दिए हैं कोविड-19 की ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी इन कंपनियों को बहुत पैसा दिया गया है सरकारों के थ्रू। तो चूंकि ये कंपनी पहले ही बिलियंस ऑफ डॉलर सरकारों से ले चुकी हैं, तो अब कहीं ना कहीं इनको ऑब्लिगेशन भी है कि मास प्रोडक्शन में मदद करें। तो अब ये कंपनीज ये नहीं बोल सकती कि हमने पूरी तरीके से वैक्सीन बनाई है तो हम ही इसको बेचेंगे। ऑलरेडी तुमने सरकार से बहुत मदद ली, और सरकार से जो पैसा आता है वो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, वो तुम्हारा पर्सनल पैसा नहीं है। और एक और खास बात है यहाँ पे, ये जो आपके पेटेंट राइट्स होते हैं ये बेसिकली एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। किस बात के? ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरी तरफ क्लेम्स ऑफ द इनोवेटर। तो जिसने दवाई बनाई है उसका भी राइट सेफ गार्ड रहे, और जिसको दवाई चाहिए जो मर रहा है बीमारी की वजह से उसके भी राइट सेफ गार्ड करे। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर पेटेंट ओनर ने दवाई बना दी तो फिर वो दवाई का ठेका ही लेके बैठ जाएगा, नहीं ये मेरी और किसी और को देगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ बात सोशल जस्टिस की भी है, और ये भी ज़रूरी है कि भाई लाइफ सेविंग थेरेपीज दुनिया भर के पुअर को पहुंचाई जाए, क्योंकि जितना देर करोगे आप कोविड-19 की वैक्सीन को लो इनकम कंट्रीज तक पहुंचाने में, उतने ही ज़्यादा म्यूटेंट वर्जन्स कोविड-19 के यहाँ पे पैदा होंगे, क्योंकि उन लोगों को वैक्सीनेशन मिली नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम अभी भी कोविड-19 की तरफ ससेप्टेबल है। तो बहुत सारे और कोविड-19 के डेडली वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स हमारे सामने आ चुके हैं, आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मिशन मोड में इस प्रकार की वैक्सीन को अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में पहुंचाया जाए। मर्फी हैली-बर्टन जो कि प्रोफेसर हैं मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के क्वींस कॉलेज एंड ग्रेजुएट सेंटर सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, उन्होंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, इसलिए मैंने बहुत डिटेल और एक्सटेंसिव तरीके से इस आर्टिकल को आपके साथ डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। ये उतना एक्सटेंसिव नहीं है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक्सटेंडिंग सेफ्टी, staggering of vaccine doses should not be to merely buy time until more doses are available। staggering of vaccine doses का मतलब क्या होता है? मतलब कि पहले सरकार ये बोल रही थी कि भाई पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 4 से 8 हफ्ते का फर्क होगा। अब सरकार बोल रही है कि पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 12 से 16 हफ्ते का फर्क होगा। मतलब आपने इन दोनों डोजेस के बीच के टाइम पीरियड को बढ़ा दिया। तो सेंटर ने यहाँ पे आउटलाइन किए कुछ सिनारियोज। देखिए, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, प्रेग्नेंट है, उनको तो भाई वैक्सीनेट करना है तुरंत। जो लोग
जिनको कोरोना हुआ और वो इन्फेक्शन से रिकवर कर गए, तो उनको कम से कम 3 महीने रुकना चाहिए वैक्सीन लगवाने से पहले। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले रिकमेंडेशन 4 से 8 हफ्ते की थी पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन के बीच में, अब रिकमेंडेशन 12 से 16 हफ्ते की हो गई है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है? एक प्रिंसिपल तो ये बताया जा रहा है कि भाई सरकार को टाइम चाहिए, सरकार को कहीं ना कहीं और वैक्सीन बनवानी है और वैक्सीन बनाने के लिए समय चाहिए, तो इसलिए सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं समय मांग रही। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो रखी है कि भाई आप अगर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की बात करो यूके में, तो 18 से 55 साल के लोगों पे जब इस एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे कोविशील्ड के, जो कि हमारे यहाँ पे भी दी जा रही, तो ये देखने को मिला कि भाई जो बाइंडिंग एंटीबॉडीज हैं जो कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से लड़ती हैं, उनकी एफिशिएंसी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप पहले शॉट के बाद दूसरा शॉट कम से कम 12 हफ्ते के बाद दो। मतलब 12 से 16 हफ्ते के बाद अगर आप पहले शॉट के बाद दूसरा शॉट दे रहे हो तो इस वैक्सीन की एफिशिएंसी बढ़ रही है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं, दे आर अ की मार्कर फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ पे सेल बेस्ड इम्यूनिटी की भी बात हो रही है। सेल बेस्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यून सिस्टम कन्फर्म्स लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी काउंट्स टू। कुल मिला के बात यहाँ पे ये SARS-CoV-2 हैज बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 मंथ। एक्चुअली में पूरा का पूरा जो मेडिसिन सिस्टम है इस कोविशील्ड वैक्सीन के अराउंड, उसको अभी पूरी तरीके से आप डिसिफर नहीं कर पाए हो। हम लोगों ने जो भी ट्रायल रिजल्ट निकाले वो शॉर्ट टर्म ट्रायल्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना का फैलते हुए भी लगभग 20 महीने हुए। लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो इफेक्ट्स क्या है इन वैक्सीन को, अभी किसी को मालूम ही नहीं है। आगे आने वाले समय में इन वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स निकलेंगे अभी किसी को मालूम ही नहीं है, तो वो जो आएंगे तब आएंगे। अभी के लिए बोला ये जा रहा है कि जो यूके में ट्रायल्स हुए हैं, और इसको हमने पिछले साल काफी डिस्कस भी किया था, ये ट्रायल ये बताते हैं कि पहली वैक्सीन डोज के बाद अगर आप 12 हफ्ते के बाद दूसरी वैक्सीन डोज देते हो तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। तो इस साउंड लॉजिक पे अगर आप वैक्सीनेशन ऑफ सेकेंड डोज को आगे बढ़ा रहे हो देन इट इज गुड। लेकिन समझना यहाँ पे यह है कि आपको पहली डोज देने का रेट तो बढ़ाना ही ना। आपने क्या किया कि पहली डोज देने के बाद दूसरी डोज देने के बीच में 12 से 16 हफ्ते का गैप कर लिया, लेकिन कम से कम पहली डोज को देने का रेट तो बढ़ाओ, क्योंकि जब आपके इनॉक्यूलेशन का रेट बढ़ेगा तब एक्चुअल में साइड इफेक्ट्स जल्दी पता चलेंगे। हमने ये भी देखा है कि दूसरी डोज देने के बाद लोगों की जानें भी गई हैं, लोगों की मौतें भी हुई हैं, ठीक है ना। लोगों के अंदर ब्लड क्लॉट्स भी आए हैं, लोगों को काफी सीवियर सिम्टम्स भी आए हैं। बट चलिए ठीक है, ये सिम्टम्स कितने डेंजरस हैं, ये सिम्टम्स लॉन्ग टर्म्स में कितने खतरनाक है, ये सिम्टम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये हम तब जान पाएंगे जब एक बहुत बड़ी आबादी को यहाँ पे वैक्सीन दे दी जाएगी। और अभी भी जो वैक्सीनेशन का रेट है वो बहुत धीमा चल रहा है। डेली बेसिस पे जो वैक्सीनेशन का रेट है वो बढ़ नहीं रहा है, इनफैक्ट कम होता नजर आ रहा है। और हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो यूएस और ब्राजील से भी ज़्यादा जा रहे हैं। जितना देर होगा ये आपका इनॉकुलेशन का प्रोसेस, उतना ही ज़्यादा आपके नए वेरिएंट्स उभरने के आसार हैं। ये बात तो मैंने पिछले आर्टिकल में भी बताई थी आपको। तो कुल मिला के यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है कि सरकार ने अगर पहले से दूसरी डोज के बीच के टाइम पीरियड को बढ़ाया है तो उस टाइम पीरियड का इस्तेमाल करके फर्स्ट डोज को बहुत इमरजेंसी बेसिस पे एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है, वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तीसरे आर्टिकल पे चलते हैं। तीसरा आर्टिकल है आपका फिटफुल अप्रोच। इंडिया मस्ट हैव डाटा प्रोटेक्शन लॉज इन प्लेस बिफोर एक्टिंग अगेंस्ट व्हाट्सएप। भारत सरकार ने यहाँ पे एक नोटिस भेजा है मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर व्हाट्सएप को, और भारत सरकार ने व्हाट्सएप कहा है कि व्हाट्सएप से बोला है कि आप अपनी अपडेटेड जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको विड्रॉ कर लीजिए। मतलब सरकार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे व्हाट्सएप को एक नोटिस भेज रही है कि तुम अपनी ये अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को विड्रॉ कर लो। अब इसको एक अवॉइडेबल इंटरवेंशन बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि व्हाट्सएप एक लेजिटिमेट बिजनेस है, उसका अपना खुद का एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अगर आपको उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रोकना है तो एक पर्टिकुलर नियम कानून होना चाहिए। इंडिया में नियम कानून नहीं है। यहाँ पे सेंटर नोटिस इशू करके कहीं ना कहीं प्राइवेसी पॉलिसी को, और आप कह सकते हो कि जो भी डिसीजंस ले रही है व्हाट्सएप कंपनी, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं व्हाट्सएप ने किया क्या था। व्हाट्सएप ने इस साल अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था, जिसके चलते जो यूजर्स हैं, ठीक है ना, वो अब व्हाट्सएप ऐप को इस बात से नहीं रोक पाएंगे कि वो अपने डाटा को, जैसे कि लोकेशन हो गया, नंबर हो गया, उसको अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करें। क्योंकि व्हाट्सएप आप कह सकते हो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो व्हाट्सएप से तो कुछ कमाते नहीं है और उसके सर्वर वगैरह का खर्चा ज़्यादा है। तो वहाँ की इंफॉर्मेशन को अगर वो फेसबुक के साथ शेयर कर देते हैं तो फेसबुक में पर्सनलाइज्ड एड्स
सर्व किए जा सकते हैं इन पर्टिकुलर लोगों को। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप में जो चीज़ें करी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फेसबुक में जब हम लॉगिन करेंगे तो हमें ऐड नजर आएंगे। ये व्हाट्सएप का डिसीजन था। अब जैसे व्हाट्सएप ने डिसीजन दिया, लोग नाराज हो गए, लोगों ने अकाउंट डिलीट करने शुरू कर दिए। ओके, लोगों ने सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐपों को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, और उसके चलते कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ने अपनी इस पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया। पहले इस पॉलिसी की डेडलाइन थी 8 फरवरी की, बहुत तगड़ा बैकलैश आया, तो व्हाट्सएप थोड़ा डर गया, तो व्हाट्सएप ने अपनी इस पॉलिसी को 15 मई तक एक्सटेंड कर दिया। अब व्हाट्सएप ने अभी भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। व्हाट्सएप धीरे धीरे करके लोगों के कॉन्फिडेंस को जीत के उनको समय समय पर रिमाइंडर भेज के इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा। अब इस पूरे एक रिस्पेक्ट में एक जो बात सबसे बड़ी उठ रही है कि ये जो डिसीजन है ये व्हाट्सएप का है। अगर व्हाट्सएप के आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो व्हाट्सएप के दुनिया भर में 2 बिलियन यूजर्स हैं, 200 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें आधे तो हाफ अ बिलियन तो इंडिया से आते हैं। ठीक है ना, हाफ अ बिलियन इंडिया से, मतलब आप कह सकते हो कि 100 करोड़ इंडिया से। अब आप बोलोगे यार 140 करोड़ की तो आबादी है इंडिया की, तो क्या 100 करोड़ लोग 140 करोड़ में से व्हाट्सएप यूज करते हैं? नहीं दोस्तों। आपने अक्सर कर देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा फोन है, 2 फोन है, 3 फोन है, किसी के पास उनका एप्पल टैब है तो उन्होंने टैब में भी व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया, कोई कंप्यूटर में व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो एक यूजर कभी कभी 2 से 3 अलग अलग व्हाट्सएप भी यूज करता है। तो उसके चलते टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इंडिया में व्हाट्सएप के भी लगभग 100 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, उससे थोड़ा कम होंगे जो भी हो। ठीक है, तो मेन कुल मिला के यहाँ पे पर्सनलाइजिंग एड्स ऑन फेसबुक पर चलाया जा सके व्हाट्सएप के डाटा के यूज करके, ये मुद्दा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एफिडेविट साइन की, मतलब सबमिट की थी व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में। व्हाट्सएप ने बोला कि हम किसी भी प्रकार से यूजर्स को अपनी अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि भाई हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को मानो। अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो आप एक काम करो, व्हाट्सएप डिलीट कर दो। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनी इस लेवल का रिस्क लेने को तैयार है कि भाई अगर यूजर्स चले भी जाएंगे तो भी वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दें, तो यहाँ पे कोई फोर्स वाला डिसीजन तो नहीं है व्हाट्सएप का। तो ऐसे केसेस में क्या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटरवीन करना सही है? क्या इनका ये बोल देना कि भाई तुम इसको इंप्लीमेंट करो सही है? अब इस रिस्पेक्ट में पहले हम ये देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने लेटर में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि भाई व्हाट्सएप के रिस्पांस में ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल है कि व्हाट्सएप अनफेयर टर्म्स और कंडीशंस को इंपोज कर रहा है इंडियन यूजर्स पे। मतलब भारत सरकार यहाँ पे व्हाट्सएप पे कह रही है कि भाई ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे ऊपर इंपोज की जा रहे हैं, मतलब हमारे इंडियन यूजर्स के ऊपर इंपोज किए जा रहे हैं व्हाट्सएप की तरफ से, गलत है। कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस? कि उनका जो व्हाट्सएप का डाटा है वो शेयर किया जाएगा फेसबुक के साथ। दूसरा, इंडियन यूजर्स में और यूरोपियन यूजर्स में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अब ये जो दूसरा पॉइंट बोला है ना भारत सरकार ने, ये भारत सरकार के ऊपर ही उंगली उठा रहा है। देखिए, पहली बात तो व्हाट्सएप के बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं इंडियन मार्केट में, तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ना इस्तेमाल करके सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप इस्तेमाल करते हैं, और आप भी कभी भी वो कर सकते हो, कभी भी इंस्टॉल करके कोई भी दूसरी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करो। अब यूरोप के साथ जब इंडियन यूजर्स को कंपेयर किया भारत सरकार ने, तो भारत सरकार के ऊपर उंगली क्या आई? यूरोप में नियम कानून एग्जिस्ट करते हैं जिनका नाम है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के हिसाब से जो लोग यूरोप में व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनके व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए यूरोपियन यूनियन ने प्रॉपर नियम कानून बना रखे हैं। क्या भारत में ऐसे नियम कानून एग्जिस्ट करते हैं? वेयर इज द इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ सच लॉज? क्या भारत में ऐसे कोई नियम कानून है कि उनके डाटा का गलत प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? क्या सरकार के पास इसका कोई आंसर है? सरकार के पास इसका कोई आंसर नहीं है। और गूगल ने, सॉरी, व्हाट्सएप ने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की। व्हाट्सएप ने बोला है कि भाई हमारे ही पीछे क्यों पड़े हुए हो? ऐसी तो बहुत सारी प्राइवेट ऐप्स हैं जो डाटा शेयर कर रही हैं, जैसे गूगल हो गई, बिग बास्केट हो गई, कू नाम की ऐप हो गई। कुछ पब्लिक ऐप्स हैं जैसे कि आरोग्य सेतु हो गई, भीम हो गई, IRCTC हो गई। अब आरोग्य सेतु नाम की ऐप है, आपका लोकेशन डाटा शेयर हो रहा है सरकार के साथ, नहीं हो रहा है, क्या आपको ये बात मालूम है? नहीं मालूम है। तो व्हाट्सएप का यही बोलना है कि भाई अगर आप डाटा का कोई नियम कानून बनाते हो तो वो नियम कानून तो सबके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। अभी आरोग्य सेतु, भीम, IRCTC, गूगल, बिस्क बास्केट जैसी एप्स ये काम कर रही है तो ठीक है, और हमने ये काम कर दिया तो आप हमको नोटिस इशू करके बोल रहे हो कि ये बंद करो, ये तो गलत है ना। तो कुल मिला के अगर भारत सरकार यहाँ पे व्हाट्सएप को एक नोटिस इशू करती है
कि आप यूरोपियन सिटीजन्स और इंडियन सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यूरोप में प्रॉपर नियम कानून है और यूरोप में उन नियम कानूनों के हिसाब से सारे इंटरनेट और ऑनलाइन फॉर्म्स को चलता है, बट इंडिया में कोई नियम कानून नहीं है। तो ये नहीं हो सकता है कि आरोग्य सेतु में आपका डाटा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा हो या गूगल में आपका डाटा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा हो और व्हाट्सएप को सिंगल आउट करके धमकी दी जाए कि नहीं भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है। सो दिस इज इनइक्वालिटी और वो सही नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोटेक्शन रिजीम होना चाहिए जो कि सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। ये बात व्हाट्सएप बोल रहा है और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यहाँ पे सही बोल रहा है। तो जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि भारत सरकार भी यूरोप के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जैसे कुछ डाटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स लेके आए जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। लेकिन हो सकता है कि सरकार खुद ही डाटा चाहती हो। अब देखिए, सरकार के लिए इस प्रकार के डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाने में मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी अपोजिशन इस बात की मांग कर चुका है कि आप डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लेके आओ। कहीं ना कहीं सरकार हो सकता है डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ना लेके आना चाहती हो, इसलिए नहीं लेके आ रही हो। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। गुड बाय।